वोटिंग शुरुआत करेंगे। बड़े खबर के साथ जम्मू कश्मीर बजट पर चर्चा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि अगले 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होगी। स्पीकर ने सभी लीडरान पार्टी को वक्त दिया है। एनसी को 341 मिनट का वक्त दिया गया है। बीजेपी को 241 मिनट का वक्त दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को 50 मिनट का वक्त दिया गया है। पीडीपी को 33 मिनट का वक्त दिया गया है और दूसरी तरफ सीपीआईएम जेकेपीसी को 8-8 मिनट का वक्त दिया गया है। दीगर लीडरान को 67 मिनट का वक्त दिया गया है। साथ ही हर विधायक को 8-8 मिनट बोलने का वक्त दिया गया है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बजट पर चर्चा के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक बजट पर चर्चा जारी रहेगी। इस दौरान सभी लीडरान को बोलने का वक्त दिया गया है, जिसमें एनसी को 341 मिनट का वक्त मिला है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन में आज स्पेशल स्टेटस को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान एनसी एमएलए जावेद बेग ने पीडीपी और जेकेपीसी के लीडरान पर सख्त हमला किया। उन्होंने पीडीपी के साथ सज्जाद लोन को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सियासी बयानबाजी और अमली सियासत दो मुख्तलिफ मामले हैं। अमली सियासत बयानबाजी से बेहद मुख्तलिफ है। आपको बता दें कि असेंबली में बजट पर बहस का आगाज करते हुए एमएलए जावेद बेग ने कई अहम मामलों पर तफसीली रोशनी डाली है। एक तरफ उमर सरकार की तारीफ की तो दूसरी तरफ सरकार पर तनकीद करने वालों पर जमकर बरसे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। के वक्त हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे? चैलेंज में अंडरलाइन करके ये बातें करता। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप किसी नौजवान को ख्वाब दिखा के सड़क पे ले आते हैं, दिस इज ए वेरी डेंजरस ट्रेंड। यू कैन बिल्ड ए नैरेटिव, बिल्ड इट, बट हाउ विल यू अनडू इट? एक नैरेटिव कश्मीर में बनाया गया, नौजवानों को सड़कों पे ला दिया गया। एक नैरेटिव बनाया गया, नौजवानों को सरहद के पार भेजा गया। उसके बाद क्या मिला? जो कन्फ्रंटेशन थी, जो ताकत के बलबूते पे डिक्टेट करना चाहते थे, जो उस नैरेटिव पर जम्मू और कश्मीर के मसले को हल करना चाहते थे, कहां है वो आज? और उस नैरेटिव को अनडू करने में मुझे आपको इस हाउस को क्या मिला? वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा, जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, बस्तियां बंद हो गई। इस हाउस ऑनरेबल स्पीकर सर, कल उन्होंने बाहर कहा जो ये मेंबर सुसाइड एंड ट्रेजरी बेंच में कहा कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये ऐसे ही तालियां बजाते हैं। आपको मैं बताता हूं कि मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज एरोगेंस। तकब्बुर इंसान को जब जलील करता है तो तकब्बुर इंसान को जलील करता है। हम कुछ नहीं जानते, फिर आप यहां बैठे क्यों नहीं है? आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपने कहा आरएसएस इज ए रियलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने कभी नहीं कहा, आपने कहा। आपने उनकी आरएसएस को, कहां है आप? उसके बाद वहीद बरा साहब ने कहा कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं। को बताता हूं सियासत क्या होती है। के वहीद बरा साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है। 1% है आप इस मुल्क की इकोनॉमी का और 1% है आप इसकी आबादी का, और उसमें भी जब आप कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम? मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है। जब यहां से महबूबा जी और बेग साहब गए और अलायंस का ऐलान हुआ, अलायंस की वो एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी होम मिनिस्टर साहब के पास थी। उन्होंने कहा देखेंगे, साइन देखेंगे क्या होगा। ये वापस आ गए, गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी, मुफ्ती साहब ने यहां स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यहीं थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, मैं मिलिटेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने कश्मीर में पुरअमन हालात में इलेक्शन होने दिया। मैं बेग साहब के पास था, बेग साहब उस वक्त दिल्ली थे। बेग साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ही थे जब 2 सोचें बन गई
कि वी शुड विड्रॉ सपोर्ट। पूछ लो उनको, कसम दे दो ये सच है कि झूठ है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होगा जब तक इलाके में दहशतगर्दी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में पेश किया गया बजट पूरी तरह मरकज की स्कीमों पर मुनहसिर था और अपोजिशन की आदत नाकाम साबित हुई है। अशोक कौल ने ये बयान अनंतनाग के आशाजीपोरा में पार्टी कारकुनान को खिताब करने के बाद मीडिया से बातचीत में दिया है। इससे पहले बीजेपी ने इस इलाके में एक बड़ी रैली की जिसमें सैकड़ों कारकुनान और कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में, जम्मू में सभी असेंबली सेगमेंट्स में और कश्मीर में 10 जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम रखे थे जहां हम कार्यकर्ताओं को भी और पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे। उसी सिलसिले में आज ये अनंतनाग जिले का कार्यक्रम था जिसमें सांतू कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग भी थे और ज्यादा ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इसमें आए थे। हमने इस कार्यक्रम में, इस जलसे में 3 बातों पर जोर दिया है। पहला, जो पीछे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत त्रासदी हुई थी, बादल फटे थे, बरसात में उस समय जो नुकसान हुआ था उसके लिए 1430 करोड़ रुपए सेंटर ने जम्मू कश्मीर सरकार को दिए हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुंछ का दौरा किया और इलाके की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें आर्मी कमांडर ने काउंटर टेरर ग्रिड पर तफसीली जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की तारीफ की है। जनरल द्विवेदी ने फील्ड कमांडरों से बातचीत की और LOC पर हालात पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने चौकसी बढ़ाने और आवाम से राब्ता बढ़ाने पर जोर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले अमित शाह ने जम्मू में एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की थी जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी ढांचे को मजबूत करने पर बातचीत की गई। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों राजदान टोप, दावर, बख्तौर, कंजरवान, गुरेज और तुलैल में ताज़ा बर्फबारी हुई है जिससे रोड कनेक्टिविटी बुरी तरह मुतासिर है। अफसरान के मुताबिक राजदान टोप पर करीब 8 इंच और दावर तुलैल में लगभग 6 इंच बर्फबारी हुई है। इसके बाद 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज सड़क दोबारा बंद कर दी गई है। दावर तुलैल रोड भी आवाजाही के लिए मुश्किल भरा हो गया है। गौरतलब है कि कल ही BRO ने बर्फ हटाने का काम किया था और आज सड़क खुलने की उम्मीद थी, लेकिन ताज़ा बर्फबारी के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया है। वहीं अंदरूनी सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। आंध्रप्रदेश जिले के मशहूर सियाती मकाम सोनमर्ग की ऊंची पहाड़ियों पर कल रात ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि वादी के मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। बर्फ और बारिश की वजह से दिन के दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट आई है। वहीं आसमान घने बादलों से ढका हुआ है। वहीं जोजिला दर्रे पर BRO ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने मुसाफिरों और ड्राइवरों से अपील की है कि खराब मौसम के चलते गैर ज़रूरी इस सफ़र से एहतियात बरतें। शोपियां जिले के नॉन गजेटेड मुलाजिमीन ने तनख्वाह कटौती के हुक्म के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए LG और CM से फौरन दखलंदाजी की अपील की है। मुलाजिमीन का कहना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये फैसला नाइंसाफी पर मुनहसिर है और इससे वर्कफोर्स में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में पहले ही गुजारा मुश्किल है, ऐसे में बिना मशवरे के कोई कटौती काबिल कबूल नहीं है। ज़मीनी सतह पर रोज़मर्रा का निज़ाम चलाने वाले मुलाजिमीन का हौसला इससे पस्त हुआ है। साथ ही मुजाहिरीन ने चेतावनी दी है कि अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया तो वो सड़क पर उतर कर एहतजाज करेंगे। शुक्रगुजार है आपकी वसादत से हम कहीं तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। हमें मुलाजमों को ये प्रॉब्लम है, हमें 2.5 दिन काट दिए गए। रिसेंटली गवर्नमेंट यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें ऑर्डर निकाला है कि आपके 2.5 दिन काट दिए जाएंगे, जबकि वो 2.5 दिन हमारे 1991 में इशू हुए थे। उसमें हमें ये सर्कुलर निकाला गया था कि आप गेजेटेड एंड संडे हॉलीडे और 24/7 हॉस्पिटल चलाओगे। तो इसमें हम चलाते रहे। आज कम से कम 34 साल के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट हमें ऑर्डर एक निकालता है कि इनका 2.5 डेज जो है वो काट दिए जाएंगे। हम आपकी वसादत से LG गवर्नमेंट तक ये ऑर्डर पहुंचाते हैं
हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे 2.5 दिन न काट दिए जाए, क्योंकि हमारे मुलाजिम यहाँ पे सफ़र होते हैं, यहाँ बर्फ़ भी होती है, यहाँ 5-5 फीट 6-6 फीट कैलर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। हम मुलाजिम अपनी ड्यूटी खुश असलूबी से अंजाम देते हैं और हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं अलजीज़ गवर्नमेंट साहब से और अपने उमर अब्दुल्ला साहब से और अपने डायरेक्टर साहब से कि हमारे 2.5 दिन न काट दिए जाए। हमारा जो मुद्दा है कि हम एलजी साहब जो एलजी इंतज़ामिया है और उमर अब्दुल्ला जो हमारा सीएम है, हमारी गुजारिश है, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, हमारी गुजारिश ये है कि जो 2.5 दिन का ऑर्डर उन्होंने रिसेंटली कहा कि इनसे रिकवर, जिसमें नर्सेज, फार्मासिस्ट, बीएचडब्ल्यू, हेल्थ इंस्पेक्टर, एफएमपीएचडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, इनको ये कट किया जाए। हमारी गुजारिश है कि जिस तरह हम 91 से ये 3 महीनों के बहुत बड़ी जिद्दजाहद के बाद हमें ये 2.5 दिन मिले हैं, हमें इसके साथ छेड़छाड़ न किया जाए। अभी हम बहुत ही पुरअमन तरीके से अपने काम कर रहे हैं। हमें गुजारिश है अपने अफसरों से कि हमारे जो 2.5 दिन के पे हैं ये वागुजार किए जाएंगे। बाकी हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नया 200 बेड का टीचिंग हॉस्पिटल अगले 3 महीनों में आवाम के लिए वक्फ किए जाने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का मकसद उत्तरी कश्मीर में सेहत सहूलत को मजबूत करना और मौजूदा अस्पतालों पर बोझ कम करना है। वहीं आरएनबी डिवीजन हंदवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने बताया कि अस्पताल में जदीद मेडिकल मशीनरी होगी, जिससे बेहतर तशखीस और इलाज मुमकिन होगा। दूरदराज इलाकों के मरीजों को एक ही छत के नीचे माहिरीन से बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये अस्पताल मेडिकल तालीम और ट्रेनिंग में भी अहम किरदार अदा करेगा और नॉर्थ कश्मीर में सेहत के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाएगा। बेसिकली पहले मैं एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है लोगों के बीच में, वो मैं क्लियर कर दूं। हमारा ऑलरेडी एक 200 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ बना हुआ है, वो मैकेनिकल डिवीजन ने बनाया था। और जो दूसरा वाला अब जो नया वाला बन रहा है अंडर जीएमसी प्रोग्राम, वो भी 200 बेडेड है। और उसका जो है हमने अभी 7 महीने हो गए हमें उसमें काम करते हुए अभी, तो वो 65 करोड़ प्रोजेक्ट है और 5 स्टोरीड बिल्डिंग है, 200 बेडेड हॉस्पिटल है। उसमें बेसिकली वो टीचिंग हॉस्पिटल है, वो जेएमसी का पार्ट है। तो हमने जो उसका टारगेट डेट रखा था बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय एंड ऑफ मार्च 26, लेकिन वो फंडिंग की वजह से थोड़ी फंडिंग जो डिले होगी उसकी वजह से हमारा जो है प्रोजेक्ट रुक गया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी हमें गवर्नमेंट से सिग्नल मिला है कि उसमें फंडिंग जो है दोबारा से हो जाएगी और इंशाल्लाह हमें प्रोग्राम है कि हम उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स में लोगों के लिए मुश्किल कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये 200 बेडेड हॉस्पिटल मीन्स 200 बेड्स विल बी एडेड मोर टू द हॉस्पिटल। 200 बेड जब किसी हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाते हैं तो नेचुरली उसका बूस्ट तो बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो ऐसा बोलेंगे कि अभी अगर वो 50% पे है तो वो इट विल एब्रप्टली रीच टू 80 और 90%। 200 बेडेड जो आपने बोला हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन जो आरएनबी डिवीजन हंदवाड़ा कर रहा है, रिसेंटली हमने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका रिव्यू लिया था, उसमें सारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को भी बुलाया था और सबके साथ डिस्कशन करके हमने यही डायरेक्शन दी कि उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। अब लगभग 50% से भी ज़्यादा उसमें फिजिकल परसेंटेज है उसका कंप्लीशन का, और डायरेक्शन हमने वही जो आरएनबी डिवीजन हंदवाड़ा को दिए कि इसको जल्दी से जल्दी इस साल कोशिश किया जाए। पुलवामा में आज एक अहम प्रोग्राम के दौरान फिशरीज से जुड़े लोगों के मुआशी मदद के लिए गाड़ियां दी गई हैं। इसका मकसद रोजगार को मजबूत करना और मुलाजिमीन की बेहतर हिफाजत करना है। ये प्रोग्राम फिशरीज डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ ने मिलकर आयोजित किया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम ने की है। इस मौके पर डॉक्टर बशारत कयूम ने कहा कि जिला इंतजामिया आवाम की भलाई और मुलाजिमीन की सलामती के लिए पाबंद है। ये बताएंगे जो हमारे KPTCL के स्पेशली जो फील्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रेस्टोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम देखते हैं ये पूरा साल जो है फॉल्ट्स और बाकी चीज़ें जो रिपेयर करते हैं, उसी को लेके आज जो सेफ्टी इक्विपमेंट था इनको दिया, जो स्विफ्ट रेस्पॉन्स टीम्स हैं दोनों KPTCL के डिविजन्स को, और डिपार्टमेंट का और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली जो ये है एज चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारा फोकस रहता है कि ज़ीरो इंजरी एंड ज़ीरो फैटलिटी स्पेशली KPTCL को लेके, और उसी की तरफ ये इनको इक्विपमेंट दिया जो टीम्स हैं जो रेस्टोर करती हैं ताकि उसको यूज़ करें और हमारे यहाँ पे इंसिडेंट्स ना हों। दूसरा फिशरीज़ डिपार्टमेंट आप सब जानते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है JKCIP, उसमें इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके अलावा व्हीकल्स भी दे दी बेनिफिशरीज़ को।
सांबा की जिला अफसर आयुषी सुदान ने सरकारी प्राइमरी स्कूल नई कली और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ दी जाने वाली सर्विस का जायजा लिया और स्कूल में पढ़ने वाले तालिबात से बातचीत कर उनके मसाइल को समझा है। डीसी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अफसरान से बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने की अपील की है। साथ ही स्कूल के टीचर्स को हिदायत दी है कि वो बच्चों की क्वालिटी तालीम दें और उनके मसाइल को हल करने में मदद करें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। जो है स्पेशली आई वुड से पीएचसी नल अच्छी कंडीशन में है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की थोड़ी कमी है। वो एक हमें भी एक आइडिया लेना था कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है और इन बातों को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। जो स्कूल है डेफिनेटली वहाँ पर भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनरोलमेंट। तो अगेन दैट फॉर्म्स वो इनफैक्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिग पिक्चर। इनफैक्ट जितने भी स्कूल्स हमारे ज़िले में हैं या ब्लॉक नड में हैं, हमें सब पर ही काम करना है और हम यही कोशिश करेंगे कि एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स में लोगों को कॉन्फिडेंस बने ताकि एनरोलमेंट जो है इन स्कूल्स में इम्प्रूव करे, और दूसरा उनका जो दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक जोर देना ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजी पर जोर देना ज़रूरी है। मतरवा के थनतेरा इलाके में बेंगलुरु के एक टूरिस्ट दिनेश कुमार पर मुबैना तौर पर मकामी टूरिज्म खिलाड़ियों ने हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद दूसरे सयाहों में सनसनी फैल गई। जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। अगर हम जिला डोडा के भद्रवा इलाके की बात करें तो कल देर रात जिला डोडा के भद्रवा इलाके से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, भद्रवा का जो ठंठेरा इलाका है, नाल्टी से बिल्कुल ऊपर जो पिकनिक स्पॉट है, वहां से खबर निकल के आई कि कुछ टूरिस्टों के ऊपर जो है वो मारपीट की गई है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर से कुछ टूरिस्ट जो है वो कल के दिन भद्रवा पहुंचते हैं और ठंठेरा इलाके में जाते हैं। वहां पे कुछ टूरिज्म के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने उनके ऊपर मारपीट की है। जो जराये के हवाले से हमारे पास खबर पहुंचे और खास करके बताया जाता है कि जिन लोगों ने मारपीट की है ये टूरिस्टों के साथ गाइड भी होते हैं और मारपीट करने के बाद एक शख्स को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। उसकी जो नाक पे हमला किया गया है, यानी कि उसको नाक पे जिस तरह से चोट आई है, उसके बाद वो शख्स जो है भद्रवा हॉस्पिटल आता है और पुलिस ने मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर दी है। और जहाँ तक उन टूरिस्टों से जब हमारी बातचीत हुई, उनका ये मानना है कि ये अच्छी बात नहीं है। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, आपने देखा होगा कि हज़ारों के हिसाब से टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और इस बार एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से बड़े पैमाने पे एक प्रोग्राम भी वहाँ पे करवाया गया था, स्नो फेस्टिवल, और उस दौरान भी आपने देखा था किस तरह से वहाँ पे टूरिस्ट आए थे और बाहरी यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी कुछ लोग आए थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने हिस्सा लिया था। एक अच्छा साइन यहाँ से नहीं जाता अगर इस तरह से टूरिस्टों के ऊपर मारपीट होगी। तो देखना होगा जिस तरह से पुलिस ने 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया है जिन लोगों ने मारपीट की, और पुलिस का मानना है कि बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरह का मामला वहां पे पेश करेंगे। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। डोडा के टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स में बातचीत के नाम से एक पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर ने इसे गैर सियासी और अवामी इंटरेक्शन प्रोग्राम बताया। इस प्रोग्राम में नौजवानों, सिविल सोसाइटी, मीडिया और चिनाब वादी से अलग अलग इलाकों से आए लोगों ने शिरकत की है। लोगों ने रोजगार, तरक्की, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी मसाइल पर खुलकर अपनी बात रखी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने सभी बातें तवज्जो से सुनी और कहा कि अवाम से मुस्तकिल बातचीत बेहद ज़रूरी है ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। हमारी मौजूदगी इस वक्त टाउन हॉल डोडा के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती जी का आज दौरा था चिनाब खित्ते के अंदर और प्रोग्राम था बातचीत। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगाया गया है और इस प्रोग्राम का नाम था बातचीत। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम ये था, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें थे और अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के जो है यहाँ पे कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। इश्ताक साहब क्या बताना चाहोगे? नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम थे, कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई और आपकी तरफ से भी कुछ मुद्दे जो है हाईलाइट किए। पिछले कुछ बरसों से उन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स था और क्या बातचीत अंदर हुई? मेरे ख्याल में एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और उनने नॉन पॉलिटिकल कहा था तो सच भी नॉन पॉलिटिकल ही था। तो अलबत्ता ये देखिए, अब जहाँ सियासी लोग होते हैं सियासी बातें होती हैं। अब आप बड़ों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल बातें की तो वो चीज़ होती है। सियासत ही सब चीज़ का महवर है, हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डोडा खित्ता है चिनाब वैली जम्मू कश्मीर का,
3 अजला पर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का। यहाँ के बारे में जो हिज़्ब इख्तिलाफ PDP के पास जो नक्शे राह है, चाहे रेलवे लाइन की बात उनने की, यहाँ के कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की, और दूसरे तीसरे जो जहाँ पे जो इंतज़ामी, अब चाहे हिल कौंसिल कहो आप, डिवीज़न कहो, कुछ भी कहो, उस भी ज़रूरत है। तो और फिर रोड कनेक्टिविटी की बात की, माहौलियात की भी बात हुई। तो मेरे ख्याल में इन जो हैं यहाँ के असली मसाइल हैं ये, तो इनके इस तरह के इनिशिएटिव से उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इशू है, डोडा की मीडिया को अभी तक जो है प्रेस क्लब नहीं मिला है, और जितने भी लीडर साहिबान हैं वादा तो उनके साथ ज़रूर किया गया, और आज भी इस मुद्दे पे यहाँ पे बातचीत हुई और पूरा भरोसा दिया गया। आपने भी इस चीज़ के साथ, आप भी कुछ बरसों पहले जुड़े थे, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है बात आगे तक पहुँचेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये जो ऐवान सहाफ़त का आप कहते हैं, मीडिया हाउस, प्रेस क्लब, ये बड़ा रीढ़ की हड्डी है, और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन के बाद चौथा पिलर ये है सहाफ़त का। तो इनको ऑनर होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो अपने उसके जो उनका सदारती खुतबा था उसमें उसने यहाँ के सहाफ़त पे बात की, इसका मतलब जो है आपके मसाइल जो हैं उनको वो गए। और महबूबा मुफ्ती को जो इस वक्त मैं रेट करता हूँ एज ए सियासी तजिया निगार के, तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं, मैं इनमें इसको सबसे ज़्यादा तेज़ पॉलिटिकल वर्कर मानता हूँ। ये दरी पे बैठने से लेकर तो वजारत आला तक, टेबल के इस साइड से बैठने से तो उस साइड बड़ी चेयर पर बैठने तक, ये इस तमाम चीज़ से सियासी हरकियात को समझती हैं। अदरवाइज मुझे भी सवाल मेरा रहेगा, क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं, उनको भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम एक यहाँ पे रखना चाहिए इस तरह से, और सीनियर लीडर्स को यहाँ पे बुला के लोगों से बातचीत, लोगों के मुद्दे पूछना? नहीं, शायद करेंगे वो भी, लेकिन अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा तो उनमें वो कलबर ही नहीं है। तो कांग्रेस का एक अपना अलहदा कल्चर है, अदरवाइज वो कर सकते थे, उनकी कायदत भी है वो कारा साहब, लेकिन उनके बड़े वो चीज़ें बड़ी जगहों पे वो फंसे हुए हैं। तो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। मुझे नहीं, ऐसे प्रोग्राम करना कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं देख रहा था कि हर एक शख्स को मौका मिल रहा था आगे बात। देखिए, ये जो सदी है, इसमें सबसे ज्यादा पिछली सदी में गांधी जी का वो अदम तशद्दुद का फलसफा था, नॉन वायलेंस का, और नॉन वायलेंस की कदर जम्मू कश्मीर से ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा कौन जाने। जो फिर नया आया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, जिसपे यहाँ अंदर भी बात हुई नेल्सन मंडेला की, तो उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए ऐसे प्रोग्राम बड़े जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिविल सोसाइटी का एक बहुत अच्छा नाम इश्तियाक अहमद देव साहब जो बातचीत कर रहे थे, और आज के दिन पे जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, जिस तरह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि बातचीत इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था, और कई सारे लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और महबूबा मुफ्ती जी ने खुद इस प्रोग्राम को यहाँ पे बैठे सुना, और लोगों की परेशानी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी, और खास करके बताया गया कि सरकार तक ये सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। जी मीडिया के लिए वसीम गुप्तू, डोडा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लद्दाख।